ट्यूशन टीचर ने मेरे साथ किया, अकेले में जो हुआ। ये कहानी उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरा नाम साक्षी है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहती थी। मेरी माँ एक स्कूल की अध्यापिका थी और पापा रेलवे में काम करते थे। घर का माहौल पढ़ाई वाला था और सभी को उम्मीद थी कि मैं अच्छे नंबर लाऊं और परिवार का नाम रोशन करूं। मुझे स्कूल के सभी विषय पसंद थे, लेकिन गणित मेरे लिए पहाड़ की तरह था। जितना समझती उतना ही उलझती। जब 9वीं की परीक्षा में गणित में नंबर कम आए, तो माँ ने कहा, अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने स्कूल की एक साथी अध्यापिका से सलाह ली और उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध ट्यूशन टीचर का नाम बताया, जो पास ही में रहते थे। माँ ने कहा कि वो बहुत अनुभवी हैं और कई बच्चों को बोर्ड में टॉप करवा चुके हैं। अगले दिन शाम को माँ मुझे लेकर उस ट्यूशन सर के पास गईं। वो उम्र में लगभग 45 के आसपास होंगे। सफेद कुर्ता पजामा और आंखें पर मोटे चश्मे। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था। उन्होंने मेरा गणित का उत्तर पुस्तिका देखा और मुस्कुराकर बोले, चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। पहले हफ्ते में जब मैं वहां पढ़ने जाती तो 4-5 और बच्चे थे। सब अपने अपने कोनों में बैठकर पढ़ते और सर बीच में आकर सवाल हल करवाते थे। शुरुआत में मुझे अच्छा लगने लगा था कि अब शायद डर कम होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब सा लगने लगा। एक दिन उन्होंने कहा, साक्षी, तुम थोड़ा अलग समय पर आया करो ताकि मैं तुम्हें अकेले में पढ़ा सकूं और तुम्हारा डर दूर हो जाए। मैंने माँ को बताया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, ठीक ही कह रहे होंगे, टीचर का अनुभव ज्यादा है और तुम्हें फायदा होगा। अगली शाम मैं अकेले समय पर गई। उस दिन बाकी और छात्र नहीं थे। सर ने मुझे दरवाजे पर ही मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो, आज फोकस अच्छा रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पढ़ाई शुरू हुई। उन्होंने पहले 2 सवाल करवाए और फिर अचानक मेरी तरफ देखकर बोले, साक्षी, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई खास दोस्त है, कोई जिससे तुम दिल की बात करती हो? मैं थोड़ा चौंकी। जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ दोस्ती भी जरूरी होती है। फिर उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रखा और बोले, तुम मेहनती हो, लेकिन ध्यान भटकता है। मुझे उनका स्पर्श कुछ अलग लगा, लेकिन मैंने नजरअंदाज किया। फिर उन्होंने पूछा, क्या कभी तुम्हें किसी लड़की ने प्रपोज किया है? मैंने कहा, नहीं तो। उन्होंने कहा, बहुत जल्दी ही कोई करेगा, क्योंकि तुम बहुत मासूम और सुंदर हो। उनका ये कहना मुझे अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, आज तुम कुछ देर रुक सकती हो ताकि हम 2 चैप्टर भी कर लें। मैंने कहा, घर पर मम्मी इंतजार करेंगी। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, उन्हें फोन कर दो, मैं बात कर लूंगा। उस दिन मैं बहुत बेचैन हो गई थी, लेकिन कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे ये चीज बढ़ने लगी। अगले हफ्ते उन्होंने कहा, आज सब छुट्टी पर हैं, तो हम दोनों ही हैं। पढ़ाई करते हुए उन्होंने अचानक मेरी कोहनी को सहलाया और बोले, तुम बहुत खास हो, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने झट से हाथ खींच लिया और कहा, सर, पढ़ाई पर ध्यान दें। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पढ़ाई ही तो करवा रहा हूँ। उस दिन के बाद मैंने वहां जाना बंद कर दिया, लेकिन माँ ने कहा, ऐसा क्यों? मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि डर था कि वो शायद मेरी बात का यकीन ना करे या सोचे मैं बहाना बना रही हूँ। एक दिन मेरी सहेली रिया ने मुझसे कहा, तुम सर के पास नहीं जाती? अब मैंने सिर झुकाकर कहा, नहीं तो। उसने कहा, अच्छा ही किया, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगता था। उनके साथ मैं चौंक गई और बोली, क्या हुआ? तो उसने कहा, जब वो अकेले पढ़ने जाती थी तब भी सर कुछ अजीब बातें करते थे, लेकिन उसने भी कभी किसी से नहीं कहा। फिर मैंने 2 लड़कियों से बातें की जिन्होंने भी यही अनुभव बताए। तब मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है। फिर मैंने फैसला लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी माँ के पास गई और रोते हुए सब कुछ बता दिया। पहले तो माँ कुछ देर शांत रही, फिर उन्होंने मेरा सिर सहलाया और कहा, अब हम कुछ गलत सहन नहीं करेंगे। अगले दिन हम स्कूल की प्रिंसिपल से मिले। उन्होंने भी कहा कि वो टीचर का नाम पहले ही कई बार सुन चुकी हैं, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोला था। इस बार हमने ठान लिया था कि सब बोलेंगे। 4 लड़कियों की शिकायत के आधार पर स्कूल प्रशासन ने पुलिस में केस दर्ज कराया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो वो टीचर घबरा गया और बोला, ये सब झूठ है। लेकिन जब लड़कियों के बयान रिकॉर्ड हुए तो सब कुछ साफ हो गया।
धीरे धीरे मीडिया को भी खबर लगी और चैनल पर खबर चली, छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार करने वाले टीचर गिरफ्तार। शहर में हलचल मच गई, लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं थी। मुझे एहसास हो चुका था कि डर के पीछे रहना अब ठीक नहीं, अब मुझे सच बोलना है, एक दूसरे को भी बचाना है। जब शहर के अखबार पर न्यूज़ चैनल पर ये खबर चली तो कुछ लोग हमें हिम्मती कहने लगे और कुछ ने पीठ पीछे बातें करना शुरू कर दी। हमारे ही मोहल्ले की एक आंटी ने माँ से कहा, बेटियों को बाहर भेजना ही नहीं चाहिए, तब कोई छेड़ने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन माँ ने बिना कुछ कहे मुझे गले लगाया और कहा, तुमने जो किया है वो हिम्मत का काम है। उस दिन मुझे लगा कि अगर माँ का साथ हो तो कोई भी तूफान छोटा लगता है। पुलिस ने उस टीचर के घर से कुछ डायरी और पुराने वीडियो क्लिप्स बरामद किए जिसमें कई छात्राएं रिकॉर्ड थी। वो सब इतने सालों से चलता आ रहा था और कोई बोलता ही नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ, हम सब इतनी देर से बोले, जितनी लड़कियां चुप रहीं उतना ही वो बढ़ता गया। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि चुप नहीं बैठना है। जब कोर्ट की पहली सुनवाई हुई तो हम सब लड़कियां वहां मौजूद थी। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन वो डर अब मेरी आंखों से उतर चुका था। मेरे अंदर अब एक नई शक्ति थी। मेरी कहानी अब केवल एक केस नहीं रही थी, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत बन रही थी। उसी दौरान मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, जहां मैंने सोशल वर्क विषय चुना, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया था कि समाज को बदलने के लिए भीतर से समझना जरूरी है। मैंने एक छोटी सी संस्था शुरू की जिसका नाम था सुनो बेटियों की आवाज। शुरुआत में सिर्फ मैं और मेरी सहेली रिया थी। हमने मोहल्ले में जाकर लड़कियों से बात की, कुछ और हमारे सामने अपने अनुभव साझा किया, कुछ ने सिर्फ इतना ही कहा, उन्हें कोई तो चाहिए जो सुने। हम उन्हें सुनते और रास्ते बताते। एक दिन एक लड़की आई जो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा कि उसके स्कूल के एक शिक्षक उसे बार बार अकेले में मिलने को कहते हैं और अजीब बातें करते हैं। हमने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी मदद की। उसकी हिम्मत ने हमारे काम में और ऊर्जा भर दी। अब हमारी संस्था में 5 वॉलंटियर्स हो चुके थे और हमने स्कूल में जाकर सुरक्षित स्पर्श और अपनी हदें पहचानो जैसे शोषण लेने शुरू किए। मैंने खुद ट्यूशन वाले उस दिन की घटना को बच्चों को कहानियों के जरिए बताना शुरू किया ताकि कोई सीधा शब्द ना लगे, लेकिन सीख मिल जाए। कुछ बच्चों ने बाद में आकर कहा कि उन्हें अब समझ आ गया है कि कौन सा स्पर्श गलत होता है। मुझे लगा मैं सही दिशा में चल रही हूँ। उस समय मेरी मुलाकात एक और लड़की से हुई जिसका नाम रूही था। वो बहुत शांत थी और कम बोलने वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। एक दिन जब मैंने उसे भरोसे में लेकर पूछा कि क्या उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बताया कि पड़ोस के एक अंकल जब भी घर आता तो अकेले में उसे गले लगाता और अजीब तरह से छूता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। जब उसने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिश्तेदार हैं, अपने परिवार की इज्जत चली जाएगी। मैंने रूही को अपनी कहानी सुनाई और कहा, अगर हम चुप रहें तो और लड़कियों को भी यही सहना पड़ेगा। फिर रूही ने मेरी संस्था में जुड़कर अपनी कहानी लोगों को बतानी शुरू की और वो अब सबसे प्रेरणादायक लड़की बन गई थी। उसकी आंखों में अब हिम्मत थी और आवाज में ताकत थी। एक दिन हमारे शहर में एक महिला थाने के इंस्पेक्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारी संस्था मिलकर एक वर्कशॉप करना चाहते हैं, जहां स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को अधिकारियों और साइबर सेफ्टी के बारे में बताया जाए। उस दिन मैंने मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी पूरी दुनिया के सामने सुनाई। वहां तालियां बजी, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे उस 14 साल की लड़की के शब्दों ने हिम्मत दी। आकर कहा, दीदी अब मैं डरूंगी नहीं। उस दिन मुझे लगा कि एक लड़की की आवाज 100 लड़कियों की हिम्मत बन सकती है। तो दोस्तों, कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आप चुप ना रहें और उसका डटकर सामना करें। तो दोस्तों, कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।